तो हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 ऑफ डाक की। क्या है इसमें? हमें पढ़ना है ग्रीडी स्ट्रैटेजीज़, क्या उसका प्रिंसिपल, कंट्रोल, एब्स्ट्रैक्शन, टाइम एनालिसिस वो सब हमें देखना है। और उसमें उसमें हमें देखना है नैपसैक प्रॉब्लम, शेड्यूलिंग, जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम एंड एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। ये 3 टाइप के प्रॉब्लम हमें देखने हैं ग्रीडी स्ट्रैटेजी में। उसके बाद हमें पढ़ना है डीपी, डीपी का भी कंट्रोल, एब्स्ट्रैक्शन, टाइम एनालिसिस वो सब हमें देखना है। और उसके बाद उसमें 4 टाइप के हमें क्वेश्चंस देखने हैं। फर्स्ट है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ओबीएसटी, 0-1 नैपसैक एंड चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इतना सब हमें सिलेबस में पढ़ना है, सब आसान है। और इसमें सबसे मतलब ऑल क्वेश्चन सभी प्रॉब्लम क्वेश्चंस है जो हमें सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो थ्योरी भी आने वाली है इसमें, जो कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन और टाइम एनालिसिस वाली थ्योरी आने वाली है। और बाकी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स इसी चैप्टर में है। तो हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्यारे डीके भाई साहब के नोट से। तो यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, दैट इज ग्रीडी एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम स्ट्रेटजी। हमें उनकी एल्गोरिदम की स्ट्रेटजी पढ़नी है, ठीक है। क्या होता है ग्रीडी स्ट्रेटजी? ग्रीडी स्ट्रेटजी इज एन एल्गोरिदम अप्रोच यूज्ड टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इट्स प्रिंसिपल टू इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेक द बेस्ट चॉइस एट ईच स्टेप, assuming that the choice will lead to overall optimal solution। मतलब हर बार ग्रीडी सॉल्यूशन हमें मतलब बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन देता है ऐसा नहीं है, लेकिन हर बार हम क्या करते हैं कि ईच स्टेप पे ना बेस्ट चॉइस लेते हैं। तो ऐसा एज्यूम करके कि ओवरऑल सॉल्यूशन हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा। तो की आइडिया इज द पिक द मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन अवेलेबल एट द मोमेंट विदाउट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इन द फ्यूचर स्टेप, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है ग्रीडी अप्रोच के? तो फर्स्ट है ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी, मतलब वही कि ग्रीडीली चॉइस सिलेक्ट करना। तो ग्लोबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय मेकिंग द सीरीज ऑफ लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। लोकली ऑप्टिमल रहते हैं वो सॉल्यूशन ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व करने वाले। दैट मीन्स द फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वी सॉल्व द सब प्रॉब्लम्स एंड विच एवर चॉइस वी फाइंड द बेस्ट फॉर दैट सब प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड। मतलब इस सब प्रॉब्लम का हम बेस्ट चॉइस एट दैट मोमेंट वो सिलेक्ट करते हैं। और सेकेंड प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। अ प्रॉब्लम एग्जिबिट्स दिस प्रॉपर्टी इफ इट्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी बिल्ड फ्रॉम द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ इट्स सब प्रॉब्लम्स। मतलब जो सब प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अगर मतलब उसी का वही सॉल्यूशन अगर ओवरऑल फाइनल सॉल्यूशन है तो वो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन फॉर ग्रीडी एल्गोरिदम। मतलब ग्रीडी एल्गोरिदम का हमें कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन, या तुम इसे बोल सकते हो कि सूडो कोड देखना है। तो क्या होता है कि ग्रीडी एल्गोरिदम में हम एक सॉल्यूशन वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसमें वो इनिशियली एम्प्टी या फाइव से इनिशियलाइज होता है, ठीक है। हम फॉर लूप लगाते हैं 0 से n तक। और हम क्या करते हैं, एक चॉइस सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट द चॉइस, सिलेक्ट ए, एंड इफ फिजिबल सॉल्यूशन यस देन ऐड सॉल्यूशन यूनियन सॉल्यूशन यस, और एल्स रिजेक्ट। मतलब कि अगर हम देखते कि वो सॉल्यूशन फिजिबल है क्या नहीं, अगर सॉल्यूशन फिजिबल है तो फाइनल सॉल्यूशन आंसर वेरिएबल में हम वो सॉल्यूशन ऐड करते हैं, वो चॉइस ऐड करते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्ट करते हैं, और सबसे आखिरी में हम रिटर्न सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यही है कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ग्रीडी एल्गोरिदम। तो क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम गिवन इनपुट डोमेन इज परफॉर्म एस इक्वल टू सिलेक्ट ए। Feasibility of solution is performed by using the feasible solution yes, and then all feasible solution are obtained. From set of feasible solution, the particular solution that minimize or maximize given objective function is obtained. The solution is called optimal solution। मतलब यहाँ पे हम देखते कि कौन सा solution feasible solution है, और वो feasible solution हम एट एवरी टाइम हम चेक करके फाइनल सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, और आखिरी में जो फाइनल सॉल्यूशन है वो रिटर्न होता है, ठीक है। उसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस किया जाए, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन डिपेंड ऑन सिलेक्शन एंड फिजिबल। अब ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जनरली n log n आती है। तो इसका अगर एग्जांपल होगा बताया जाए तो क्या है, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम एंड जॉब शेड्यूलिंग, हमें दोनों भी देखने हैं, ठीक है। तो स्टेप्स इन ग्रीडी अप्रोच फॉर जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग मतलब द जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स शेड्यूलिंग जॉब with deadlines to maximize total profit.
वेयर ईच जॉब टेक्स अ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम। मतलब होता क्या है कि हर एक काम एक एक यूनिट ऑफ टाइम लेता है, और हर एक काम की हमारे हमको डेडलाइन और प्रॉफिट मतलब उसका वैल्यू दिया होता है कि तो प्रॉफिट दिया होता है। तो हमें रिटर्न करना है कि हम कितने मैक्सिमम हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसका शेड्यूलिंग करते हैं। तो स्टेप्स क्या है वो सॉल्व करने के लिए? डिफाइन द जॉब। स्टार्ट बाय डिफाइनिंग अ लिस्ट ऑफ जॉब्स। ईच जॉब शुड हैव अ प्रॉफिट एंड डेडलाइन एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया होता है। सॉर्ट द जॉब इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट। हम क्या करते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में, क्या करते हैं कि जो हमें प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जॉब सभी अरेंज करते हैं। दिस मीन्स द जॉब विद द हाईएस्ट प्रॉफिट शुड कंसिडर द फर्स्ट। मतलब जिसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो काम हम पहले करेंगे। ठीक है। इनिशियलाइज द शेड्यूल। क्रिएट एन अरे लिस्ट टू कीप ट्रैक ऑफ शेड्यूल जॉब एंड देयर रिस्पेक्टिव स्लॉट्स। तो हम ये सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक अरे क्रिएट करते हैं, और अरे में वो वैल्यू पुट करते हैं। मतलब अगर तुम नीचे एग्जांपल होगा तो एग्जांपल से तुम्हें और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है। द साइज ऑफ अरे शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम डेडलाइन अमंग ऑल जॉब्स। ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा डेडलाइन है उतना साइज होगा अरे का। इटरेट थ्रू जॉब्स। गो थ्रू ईच जॉब इन सॉर्टेड लिस्ट। ट्राई टू शेड्यूल इट फॉर ईच जॉब। चेक फ्रॉम इट्स डेडलाइन डाउन and earliest time slot, usually time slot 0. If you find empty slot, assign job to that slot and mark it is filled. अगर empty नहीं है तो वो तुम्हें जॉब स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें ये प्रोसेस रिपीट करनी है सभी जॉब के लिए, और तुम आखिरी में तुम्हें ओवरऑल टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। वंस ऑल जॉब आर प्रोसेस, सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ जॉब्स दैट वी आर सक्सेसफुली शेड्यूल टू डिटरमाइन टोटल प्रॉफिट। अब तुम्हें ना ये जो थ्योरी है, तुम्हें अगर एग्जांपल समझ में आए ना तो तुम थ्योरी और ज़्यादा क्लियर लिख सकते हो। तो तुम्हें क्वेश्चन कैसा होगा कि क्वेश्चन दिया होगा कि एक जहाँ पे जॉब और डेडलाइन और प्रॉफिट दिए होंगे। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है कि जितना प्रॉफिट है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका है, तो उस हिसाब से तुम्हें सभी मतलब उसका ऑर्डर लगाना है। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, वी विल अरेंज द प्रॉफिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर अलॉन्ग वी विल अरेंज द प्रॉफिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अलॉन्ग विद देयर डेडलाइंस। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से वो जॉब सब शेड्यूल करेंगे। तो सबसे पहले आएगा J2, J1, J4, J3, J5। ठीक है, तो हमें क्या करना है अब, सबसे ज़्यादा डेडलाइन किसकी है, नंबर ऑफ जॉब्स कितने हैं वो देखना है कि अब नंबर ऑफ जॉब्स कितने हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट एन अरे ऑफ J विच स्टोर द जॉब इनिशियली J विल बी एम्प्टी। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स कितने हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 साइज का एक अरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सबसे पहला जॉब कौन सा है, J2, और उसका इंडेक्स क्या है, उसकी डेडलाइन क्या है, 1। तो हम J2 डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, J1, और J1 की डेडलाइन कितनी है, 2। तो हम J1 डालेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, J4 की डेडलाइन कितनी है, 2। लेकिन J2 तो ऑलरेडी फिल हुआ है। अरे अरे में तो J2 की वैल्यू मतलब इंडेक्स 2 की वैल्यू एम्प्टी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे J3 की डेडलाइन कितनी है, 3। तो J3 अरे में एम्प्टी है, मतलब थर्ड इंडेक्स। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे J3। उसके बाद है J5 की इंडेक्स है 1, डेडलाइन है 1, और J1 ऑलरेडी फिल हुआ है, तो ये भी कैंसल। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलेगा, 100 प्लस 60 प्लस 20 दैट इज 180। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा प्रॉफिट। अब यही तुम्हें स्टेप बाय स्टेप में लिखना है कि ऐड आई जॉब इन अरे नोटेड बाय डेडलाइन डी। अब फर्स्ट जॉब तुम्हें लिखना है कि फर्स्ट जॉब J2 इट्स डेडलाइन इज 1, सो हेंस इंसर्ट J2 इन द अरे एट फर्स्ट इंडेक्स। अब नेक्स्ट जॉब इज J1 विच डेडलाइन इज 2, हेंस इंसर्ट J1 इन अरे एट सेकंड इंडेक्स। तुम्हें मतलब ये प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप इन वर्ड्स लिखना है जो हमने अभी किया। मतलब क्वेश्चन ईजी है, तुम्हें करना भी ये सिंपल है, और सिर्फ लिखना है। तो अगर ग्रीडी अप्रोच का आ गया क्वेश्चन तो तुम ये फिक्स सॉल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट जॉब इज J4 विद डेडलाइन 2, बट J2 इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, सर्च so search for empty location here less than J2, so there is also no empty space and discard this job। ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी डेडलाइन कितनी है, J2 की डेडलाइन है 2। ठीक है, और अगर यहाँ पे मतलब लेट्स अज्यूम क्वेश्चन में ये नहीं है। ठीक है,
ये वाला जॉब नहीं होता। तो J1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और तो हम पहले J1 फिल करते, उसके बाद कितना है J4, तो J4 की डेडलाइन भी 2 है और डेडलाइन ऑक्यूपाई है, लेकिन उसके तो फिर हम क्या करेंगे, पहले वाले चेक करेंगे, तो 1 एम्प्टी है ना, तो हम ये J4 वाला पहले ले सकते हैं, मतलब फिर यहाँ पे आ जाएगा J4। ठीक है, एक कंडीशन याद रखना कि सर्च फॉर एन एम्प्टी लोकेशन लेस देन इक्वल टू J2, एज देयर इज नो एम्प्टी स्पेस वी डिसकार्ड द जॉब एंड नेक्स्ट जॉब इज J3, सेम J3 के लिए अवेलेबल है, शायद है। ठीक है, इंसर्ट किया तो हमने, J5 अवेलेबल नहीं है, तो ऑल, तो हाँ, सो द ऑप्टिमल सोल्यूशन विल बी ऑब्टेन बाय J2 J1 J3। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 180, हमने कितना कैलकुलेट किया था, 180। ठीक है, तो आ गया फाइनल करेक्ट आंसर, सेम है। अब यहाँ पे भी क्या है, वही दिया है कि जॉब आईडी, डेडलाइन और प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या तुम्हें करना है, सॉर्ट द जॉब इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द प्रॉफिट। तो फर्स्ट स्टेप, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है कि तुम्हें डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जॉब शेड्यूल करने हैं। ठीक है, और ऑर्डर में लगाने हैं। ठीक है, और उसके बाद तुम क्या करोगे, एक अरे क्रिएट करोगे, जितनी जॉब की, जितने नंबर ऑफ जॉब्स है उतने। ठीक है, तो 4 है, तो 4 साइज का अरे तुमने क्रिएट किया। अब तुम देखोगे कि डेडलाइन फर्स्ट इसकी है 40 की और उसका प्रॉफिट कितना है 40, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे सी, जॉब आईडी किसका उतना, किसका उसका कितना है, तो सी, तो हमने ऐड किया सी। उसके बाद क्या है 30, लेकिन उसकी डेडलाइन कितनी है 1, तो अलाउ नहीं है। उसके बाद क्या है 20, मतलब जॉब आईडी 2, जॉब आईडी ए, और इसके प्रॉफिट कितना है 4, उसकी डेडलाइन कितनी है 4, तो तुम 4 में ऐड कर सकते हो सीधा 20, मतलब ए। ठीक है, और 1 तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी फिल है, तो हमने हमने कौन सा फिल किया है, 40 प्लस 20, तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 60। अभी तुम्हें यही यही वर्ड्स में लिखना है। अब तुम देख सकते हो कि सी हमने पहले ऐड किया, फिर 1 नहीं किया, फिर फोर्थ वाला ए वाला किया, और बस हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया 60। ठीक है, सिंपल है कि नहीं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है इसके लिए, n log n, ये याद रखो। अब यहाँ पे सीधा डीपी है, तो एक वन मोर क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि एक्टिविटी शेड्यूलिंग। अब वो देखेंगे कि अगर नीचे है तो है, नहीं तो मैं एक अलग से वीडियो बनाकर वो ऐड कर दूंगा। ठीक है, एक्टिविटी सिलेक्शन वाला। उसके बाद देखते हैं कि डीपी अप्रोच। तो डीपी अप्रोच क्या होता है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। मतलब क्या होता है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम एक बड़े से प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स बड़े प्रॉब्लम को हम स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, और इस सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, और उसका रिजल्ट हम स्टोर करते हैं किसी टेबल या अरे में, जो कि हमें फॉर फ्यूचर कैलकुलेशन वो हमें यूजफुल होता है, मतलब टू अवॉइड दैट रिडंडेंट कंप्यूटेशंस। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल्स क्या है, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये दो प्रिंसिपल्स पे होता है, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर एंड ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ग्रीडी अप्रोच में भी दो प्रिंसिपल पे डिपेंड था, एक था ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और दूसरा था ग्रीडी चॉइस। तो ये तुम्हें लिखना है दोनों भी प्रिंसिपल्स में, जो हमने देखा सिलेबस में प्रिंसिपल था, तो तुम्हें ये दोनों प्रिंसिपल लिखने हैं कि ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर एंड ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स में डीपी डिपेंड करता है। तो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या होता है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक मेक्स अ यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी to find optimal solution from sub problems, and overlapping sub problem क्या होता है कि the dynamic programming is a technique in which problem is divided into sub problems। हाँ, हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, and the solution of sub problems are shared to get final solution to problem। it avoids the repetition of work and we can get the solution from more efficiently। मतलब क्या होता है यहाँ पे, हम इस सब प्रॉब्लम का रिजल्ट स्टोर करते हैं किसी अरे में या टेबल में, जो कि फ्यूचर में होने वाले कॉम्पिटिशन्स को हमें अवॉइड करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो उसके बाद है कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन, और लाइक एज अ सूडो कोड ऑफ द डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो क्या है कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन, तो एल्गोरिदम डायनामिक प्रोग्रामिंग विच टेक्स पी इज ऑलरेडी सॉल्व देन रिसीव द स्टोर्ड आंसर। अब अब सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन सॉल्व फंक्शन क्या है कि इफिशिएंटली सॉल्व पी देन सॉल्यूशन इक्वल टू पी। अगर हम उस प्रॉब्लम पी अगर इफिशिएंटली सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन पी उसको स्टोर करो, अगर नहीं कर रहे तो डिवाइड द प्रॉब्लम पी इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, और उन सब का आंसर
उन सबको प्रॉब्लम यूजिंग डीपी सॉल्व करो सेपरेटली एंड फाइनली कंबाइन द आंसर, ऑल द आंसर्स, ठीक है। तो फाइनल उसका कंबाइन होने के बाद क्या आता है, इफ सॉल्व पी देन रिटर्न लुकअप। अगर वो प्रॉब्लम स्टेट ऑलरेडी सॉल्व है देन लुकअप टेबल में चेक करो। लुकअप क्या है, एक टेबल जैसा है कि जहाँ पे हमने ऑलरेडी वो सॉल्व प्रॉब्लम सेव किए है, और अगर सॉल्व नहीं है तो वो प्रॉब्लम तुम खुद से सॉल्व करो, और हर बार तुम्हें क्या करना है, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो स्टोर करना है कि एक किसी टेबल में, ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। तो यही है डीपी का एल्गोरिदम और कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन। तो टाइम एनालिसिस क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स एंड द टाइम टेकन टू सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम्स। मतलब डायनामिक डायनामिक अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या, हर डायनामिक प्रोग्रामिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो हर एक सब प्रॉब्लम पे डिपेंड होती है। तो अगर तुमने नैपसैक का सॉल्व किया तो वहाँ पे कभी कभी नैपसैक, हम अब देखो कि फॉर कन्वीनियंस इट्स सेड टू बी ईच सब प्रॉब्लम इज सॉल्व इनटू कांस्टेंट टाइम, मींस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज डीपी इज ओमेगा ऑफ एन इंटू वन। अगर तुमने सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हें वन टाइम लग रहा है तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओमेगा ऑफ वन, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या है डायनामिक प्रोग्रामिंग के, फिबोनाची सीक्वेंस, नैपसैक प्रॉब्लम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ओबीएसटी, ठीक है, ये सब तुम्हें देखने हैं। तो अभी आपने हमने नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व किया, अब नैपसैक प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है यूजिंग डीपी। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेन सॉल्विंग नैपसैक, वी क्रिएट अ टेबल, हम टेबल क्रिएट करेंगे। वी क्रिएट अ टेबल आई कॉमा डब्ल्यू, हियर आई इज द ith आइटम एंड डब्ल्यू इज द वेट ऑफ, मतलब कैपेसिटी ऑफ नैपसैक, ठीक है। टेबल ऑफ आई कॉमा जीरो इक्वल टू जीरो, इफ कैपेसिटी इज जीरो देन प्रॉफिट इज ऑल्सो जीरो। अगर तुम्हें ये याद रखना है कि अगर टेबल में कोई मतलब सॉल्व करते वक्त यहाँ एक भी जीरो हुआ तो वैल्यू जीरो होगी। और तुम्हें ए वाला जो फॉर्मूला है ना, तुम्हें ए वाला फॉर्मूला याद रखना है। और यहाँ पे क्या है, इफ आइटम्स वेट इज लेस देन वेट कैपेसिटी देन नैपसैक, आइटम का वेट्स हमेशा नैपसैक की कैपेसिटी के वेट से कम ही होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आई डब्ल्यू इक्वल टू आई माइनस वन, और उसका मतलब जो आई आई है, आयत वैल्यू है, उससे पीछे वाले एलिमेंट लेके वो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल दो ये फॉर्मूले हैं तुम्हें याद रखने हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये याद रखने के लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ कि क्या है, मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे है टेबल आई कोमा डब्ल्यू, हम क्या करेंगे फाइनली एक टेबल बनाएंगे। तो हमें वो टेबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे डब्ल्यू होगा और यहाँ पे होगा आई। तो हम क्या कर रहे हैं कि टेबल ऑफ आई कॉमा डब्ल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम ऑफ टेबल आई माइनस वन डब्ल्यू कोमा प्रॉफिट प्लस टेबल आई माइनस वन डब्ल्यू माइनस वेट, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब ये तुम फॉर्मूला याद कर लो। मैं तुम्हें ये याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ कि हम नैपसैक में क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालते हैं तो यहाँ पे मैक्स होता है, क्योंकि आगे आने वाले कई दूसरे फॉर्मूले में मिनिमम होगा। तो ये याद रखना कि नैपसैक में मैक्सिमम होता है, ठीक है। और क्या होता है यार, आई माइनस वन डब्ल्यू कोमा, तो हमें इन दोनों में जो प्रॉफिट जो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो फाइंड करना है। तो टेबल आई माइनस वन डब्ल्यू कोमा प्रॉफिट प्लस टेबल आई माइनस वन एंड डब्ल्यू माइनस वेट, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन दिया है हमें कि सेम टाइप का क्वेश्चन है और तुम्हें बोला है कि सॉल्व करो यूजिंग डीपी, अगर तुम्हें मेंशन नहीं है कि डीपी से सॉल्व करना है या किसी से सॉल्व करना है तो तुम सीधा ग्रीडी अप्रोच लगाओगे और ग्रीडी अप्रोच से इजीली सॉल्व करोगे, ठीक है। ये पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है ग्रीडी से। तो लेकिन लेकिन अगर तुम्हें स्पेसिफिकली मेंशन है कि तुम्हें डीपी से सॉल्व करना है तो तुम्हें एक याद रखो कि तुम्हें क्या करना है, ये वो फॉर्मूला याद रखने के बाद तुम्हें एक मतलब टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल में क्या होगा, हमें डीपी से सॉल्व करने के लिए एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, और डीप डीप उस टेबल के रोज क्या रहेंगे, जीरो टू एन, नंबर ऑफ एन आइटम्स, मतलब जितने आइटम्स है उतने हम रो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद रहेगा जीरो टू डब्ल्यू रहेंगे, मतलब डब्ल्यू मतलब वेट, सबसे ज़्यादा वेट कितना है, मतलब कैपेसिटी कितनी है नैपसैक की,
W, तो वो 0 से W तुम बनाओगे कॉलम, ठीक है। उसके बाद तुम लिखोगे यहाँ पे W और यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट, ठीक है। अब सबसे पहले 0 से स्टार्ट करोगे और 0 से दोनों तरफ 0 से स्टार्ट करोगे। तुम फिल करोगे 0 to 5 एंड 0 to 4, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तो सबसे मतलब जहाँ पे 0 लिखा है वो टेबल में सब 0 0 कर दो, वो भी सब 0 0 कर दो, ठीक है। अब इनिशियली टेबल आई कोमा इक्वल आई 0 इक्वल टू 0 एंड आई टेबल 0 W इक्वल टू 0, तो तुमने ये फिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद तुम्हें लगाना है फॉर्मूला। अब तुम्हें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं कि हमें हमें हमारे पास दो फॉर्मूले हैं कि वेट रिस्पेक्टिव वेट मस्ट बी लेस देन W होगा, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखते हैं WI लेस देन W है क्या, मतलब W कितना है यहाँ पे 5 है, बरोबर सही है, ठीक है। और रिस्पेक्टिव वेट देखो 2 1 3 3 2, तो हर एक वेट इससे कम ही है, तो हमें सीधा सीधा एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि ये बड़ा वाला फॉर्मूला, ये तुम याद रखोगे और कंफ्यूज होगा। इसलिए नॉर्मली हमारे एसपीपी के क्वेश्चन में W से बड़ा आने वाला है, तो नॉर्मली तुम्हें यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला याद रखो और देखो कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ हर बार वो टेबल में वैल्यू डालनी है और वो सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो अ, यहाँ पे क्या है, और एक चीज़ है जो कि प्रॉफिट ऑफ आई। अब तुम्हें यहाँ पे आई देखना क्या है, आई, और प्रॉफिट ऑफ आई लिखना है, मतलब हर बार तुम जब लिखोगे कि अब सॉल्व करेंगे, चलो ठीक है। तो टेबल ऑफ 1 2, तो मैक्सिमम ऑफ टेबल 0 2 12 प्लस 0 से 0। अब जहाँ भी 0 होगा तो वहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ से भी 0 से 2 है तो यहाँ पे कितना होगा 0। और हमें यहाँ यहाँ पे कितना लेना है, प्रॉफिट ऑफ ये क्या है 1, तो प्रॉफिट ऑफ 1 कितना है, तो फिर से हम यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, जब मैंने बोला था कि तुम्हें यहाँ पे P और W के वैल्यू लिखने हैं, तो यहाँ पे कितना है 2, हाँ 2, उसके बाद है 1, उसके बाद है 3, उसके बाद है 3, उसके बाद है 2। तो और प्रॉफिट कितना है 12 10 20 15, 12 10 20 15, ठीक है। तो अब तुम्हें दिखना है कि पी आई मतलब P1 की वैल्यू कितनी है, तो 12 है, तो हो गया 12। अब 0 12 प्लस 0 इसका मैक्सिमम कितना आएगा 12, तो टेबल 1 2 में वैल्यू कितनी आएगी, टेबल 1 2 में आएगी 12, ठीक है। और एक चीज, जो टेबल 1 1 रहेगा वो भी 0 ही रहेगा, ठीक है। मतलब तुम सेल्फ सेल्फ जब करोगे आई से आई तक, तो वो 0 ही रहने वाला है, ठीक है। तो अगर तुमने सभी कैलकुलेट करे 1 1 2 1 3 1 4 1 4, तो वो सब आने वाले हैं 12 12 12। और तुम्हें वो कैलकुलेट कैसे करने हैं, सेम जैसे हमने अभी किया, 0 से 4 0 आया तो 0 और 0 आया तो 0, मतलब 0 जब आ रहा है तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 12 देखो और वो 12 फिल करते जाओ, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रो इजीली फिल होगा। उसके बाद है सेकेंड रो, टेबल 2 1 वेयर आई इक्वल टू 2 एंड प्रॉफिट इक्वल टू P ऑफ 2 कितना है, P ऑफ 2 है हमारा 10, ठीक है। तो P ऑफ 2 हमारा है 10, जो यहाँ पे सही लिखा है। तो हम फिर से वो फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यू वैल्यू ऐड करेंगे। अगर 1 से 1 है तो मैं क्या बोला था कि जब सेल्फ होगा आई से आई तो तब भी 0 ही होगा, और 1 से 0 तुम्हें चेक करना है, अब 0 है तो फिर से 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10। अब यहाँ से यहाँ पे है 1 से 2। अब तुम्हें 1 से 2 वाली टेबल में वैल्यू देखनी है, क्या वो पहले हमने फिल की है, तो टेबल में हमने 1 से 2 की वैल्यू कितनी की फिल की है, तो 12, तो 12 प्लस 10 प्लस 0, ऐसे तुम्हें सभी सॉल्व करते जाना है, तुम्हें प्रीवियसली वैल्यू मिल जाएगी उसकी, और तुम्हें सिमिलरली एक कंप्लीट टेबल भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे तुम सभी फिल करोगे। उसके बाद भी उसके बाद रो 3 लेंगे और सिमिलरली फिल करते जाएंगे। यहाँ पे P i कितना रहेगा 20, और W कितना है, WI कितना है 3। तो ऐसा तुम रिस्पेक्टिवली सभी सॉल्व करते जाओगे और तुम्हें फाइनली ये सभी वैल्यू मिल मिल जाएंगे, ठीक है। और मतलब
सभी टेबल कंप्लीट करने के बाद बहुत ज़रूरी चीज़ है, तुम ऐसा सभी जब सॉल्व करोगे, ठीक है, और कंप्लीट टेबल सॉल्व करोगे, तो तुम्हें अब क्या करना है, अब बारी है स्टेप 6 की। तो हम स्टेप 6 में क्या करते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट्स है, इसको क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ एन कोमा डब्ल्यू इक्वल टू टेबल ऑफ, मतलब टेबल एन कोमा डब्ल्यू, एन ए है डब्ल्यू ए है, तो हम ए चेक करेंगे। चेक इफ टेबल ऑफ एन कोमा एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एन माइनस वन एंड डब्ल्यू, तो हम इसको इसके साथ चेक करेंगे, तो क्या ये सेम है, क्या सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो हम जो ए जिसकी वैल्यू एन है वो वाला एलिमेंट्स हम लेंगे। तो हमने अब यहाँ हम चेक करेंगे टेबल 4, 5 एंड 3, 5 सेम है क्या, नहीं है, तो हम आइटम 4 सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, आइटम 4 सिलेक्ट करने के बाद जो कैपिटल डब्ल्यू है उसमें से हम अभी करंट वाला जो वेट है, मतलब फोर्थ आइटम का वेट कितना है, देखो अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एक वेट वाला टेबल निकाला था, वो तुम्हें वो निकालना है, मतलब वो तुम्हें हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो फोर्थ आइटम का वेट कितना है, 2 है, तो तुम्हें वो 2 सब्ट्रैक्ट करना है करंट वेट से, मतलब मैक्सिमम वेट से। तो मैक्सिमम वेट से 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा कितना, 3। और नाउ तुम्हें क्या करना है, नया एन रहेगा कितना, n-1, एंड नया डब्ल्यू कितना रहेगा, कि जो तुम्हें अभी नया डब्ल्यू आया था ओ डब्ल्यू, और तुम्हें फिर से वो चेक करना है एक वाली कंडीशन कि एन डब्ल्यू कोमा n-1 डब्ल्यू, तुम्हें ए वैल्यू चेक करनी है। अगर सेम है तो हम ए वाला एलिमेंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करेंगे, सो डू नॉट सिलेक्ट आइटम 3। अगर सिलेक्ट नहीं किया तो डब्ल्यू सेम रहेगा लेकिन एन 1 से घट जाएगा, और ये तुम्हें टेबल में वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। टेबल में 3,3 से 2,3 की वैल्यू चेक करनी है। अब 3,3 किधर है टेबल में, 3 मतलब ए एलिमेंट, और 2,3 मतलब ए एलिमेंट में चेक करने हैं, सेम है, तो हम आइटम 3 नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक से फिर से 1 से घटाएंगे, मतलब अब बारी है 2,3 की 1,3 से साथ चेक करने की। तो अब देखेंगे 2,3 और 1,3 का हम वैल्यू चेक करेंगे, अगर सेम है नहीं है तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट 2 लेंगे, तो आइटम 2 इज सिलेक्टेड। उसके बाद क्या होगा, आइटम 2 का वेट कितना है, वो ओवरऑल वेट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रिमेनिंग वेट इक्वल टू 3-1, तो अब वेट कितना बचा, 2। तो नया डब्ल्यू कितना है, 2, और नया एन कितना होगा, यहाँ पे एन था 2, तो नया एन हो जाएगा 1। तो हमें चेक करना है टेबल 1-2 में 0-2 की वैल्यू, अगर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, तो आइटम 1 इज सिलेक्टेड। तो फाइनली उसका वेट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 गया 0, सो द सोल्यूशन इज 1, 2 एंड 4 आइटम्स विच आर सिलेक्टेड, एंड हम उस 1 to 4 का प्रॉफिट ऐड करेंगे विच गिव्स हमें 37, और जो फाइनल हमें टेबल में मिलेगा वो भी वही होता है 37। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, 37, एंड विच आइटम से, कौन से आइटम से मिल गया हमें वो प्रॉफिट, 1 to 4, ठीक है। यही होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग का नैपसैक सॉल्यूशन। तो तुम्हें क्या करना है, वो जो टेबल वाला फॉर्मूला था ना, वो सिर्फ या तुम याद करके जाओ, तो तुम्हें बहुत इजीली तुम वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और जो मैंने वो वाले टेबल में बताए थे कि 0 से स्टार्ट करना है और साइड में वाले में डब्ल्यू और पी लिख के लेना है, वो लिख ले लो, मतलब उससे हेल्प रहेगी, ठीक है। डोंट राइट द होल आंसर, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ, टाइम तो लेने वाला है। अगर कुछ, मतलब हर बार तुम्हें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बाद में कैलकुलेशन फास्ट करो, लेकिन स्टेप 6 के बाद तुम प्रॉपरली तुम्हें वो मतलब प्रोसे सोल्यूशन लिखना है स्टेप 6 के बाद, ठीक है। स्टेप 6 मतलब वही जो आइटम्स, कौन से आइटम हमने सिलेक्ट किए वो डिफाइन करने वाली स्टेप होती है, स्टेप नंबर 6। अब देखते हैं नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग ग्रीडी अप्रोच। हाँ, अब ग्रीडी अप्रोच से हमने नैपसैक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया था ना, नहीं सॉल्व किया था, ठीक है। मैंने किया अभी पिछले वाले वीडियो में किया था, ठीक है। चलो, नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग ग्रीडी अप्रोच। तो ग्रीडी अप्रोच में हम नैपसैक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, कि सेम सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन रहता है कि हमें वेट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट 1 2 3 4। तो कैपेसिटी ऑफ नैपसैक हमें दी होती है 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, वी कैलकुलेट द प्रॉफिट बाय वेट रेशियो। अब हम प्रॉफिट बाय वेट का रेशियो फाइंड करते हैं। अब
तुम अगर ये यहाँ पे और ये यहाँ पे लिखोगे ना तो और हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो तुम तुम लिखते वक्त पहले प्रॉफिट लिखो फिर वेट लिखो, ठीक है, विच हेल्प्स यू मोर। तो पी बाय डब्ल्यू का रेशियो निकालो, प्रॉफिट बाय वेट का तुम्हें रेशियो निकालना है, और उस रेशियो के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में टेबल को सॉर्ट करो, मतलब सॉर्ट द ऑब्जेक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय ऑफ पी बाय डब्ल्यू रेशियो। तो हम वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो सॉर्ट करने के बाद तुम्हें सिर्फ वही करना है कि जो सबसे बड़ा, जिसका सबसे बड़ा पी डब्ल्यू रेशियो है वो तुम्हें सिलेक्ट करना है। तो तुमने 40 सिलेक्ट किया और टोटल वेट में से तुम्हें ये 40 माइनस करना है। तो 40 सिलेक्ट किया और प्रॉफिट हुआ 40, तो रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी हुई 60। तो उसके बाद देखना है तुम्हें नेक्स्ट, तुम्हें ऑब्जेक्ट पिक करना है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट है 5, तो उसकी वेट कितना है 60, 60 में से 60 गया, तो हमने हमारा प्रॉफिट कितना हुआ टोटल 50 + 40 दैट इज 90, ठीक है। इतना इजी है, आ गया 90। तो ये होता है यूजिंग नैपसैक। अगर इसमें ना और एक तरीका होता है कि तुम पी बाय डब्ल्यू रेशियो निकालो ही मत, सीधा प्रॉफिट के रेशियो से फाइंड करो, मतलब प्रॉफिट के रेशियो से डिसेंडिंग ऑर्डर में टेबल क्रिएट ऑर्डर में लगाओ, टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, और जो आंसर आएगा वो सॉल्व करो, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है वो सबसे पहले ले लो, और उसमें से वेट कम करो, और मतलब सिमिलर प्रोसेस फॉलो करो और तुम्हें आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें यूजिंग ग्रीडी अप्रोच दिया है और मतलब 7-8 मार्क के लिए है, तो तुम क्या करोगे, पी बाय डब्ल्यू रेशियो से भी फाइंड करोगे और ओनली प्रॉफिट रेशियो से भी फाइंड करोगे। अब इसका आंसर कभी कभी सेम आएगा, कभी कभी डिफरेंट भी आएगा, ठीक है। अगर सेम आया तो ऐसा मत समझो कि गलत आया है, सही आया है, ठीक है। उसके बाद है ओबीएसटी यूजिंग डायनामिक अप्रोच। सबसे पहले समझते हैं ओबीएसटी होता क्या है। एंड ओबीएसटी इज अ ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, is a binary search tree that minimize the total cost of searching for a key in the tree. The cost depends on frequency of accessing each key and its depth in the tree. मतलब OBST में क्या होता है कि एक ट्री होता है, लेकिन वो नॉर्मल ऑर्डर में नहीं रहता है, मतलब जहाँ पे यहाँ पे नोड रहता है, और इसके बाद जो एलिमेंट्स होता है 1 2, तो वो जो एलिमेंट्स है ना वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो तो यही होता है कि ओबीएसटी मतलब तो द कॉस्ट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेसिंग ईच की एंड इट्स डेप्थ इन अ ट्री। So the dynamic approach construct the OBST by systematically computing minimum cost of subtree and combining the solution optimally. तो तुम्हें ना इसकी थोड़ी तुम थ्योरी भी पढ़ लो एक बार। एंड तुम्हें यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है ओबीएसटी के, मैंने चेक किए, मतलब पिछले 5-6 साल में ना तुम्हें ओबीएसटी के सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल आए थे। एक ऐसा कीज एंड फ्रीक्वेंसी वाला, और यहाँ पे कभी कभी फ्रीक्वेंसी की जगह ना प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी कभी कभी हो सकती है, तो तुम्हें सेम ही प्रोसेस करनी है। तो ओबीएसटी का भी एक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है, और लाइक सिमिलर काइंड ऑफ, मतलब डीपी में हमने कैसे टेबल वगैरह क्रिएट किया था, तुम्हें यहाँ पे भी वैसे ही थोड़ा सिमिलर टाइप ऑफ टेबल वगैरह क्रिएट करना है। और तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि लेट कॉस्ट आई कॉमा जे रिप्रेजेंट द मिनिमम कॉस्ट ऑफ सब ट्री कंटेनिंग कीज आई टू जे। तो लेट डब्ल्यू आई जे इज द टोटल फ्रीक्वेंसी वेट ऑफ द कीज, तो आई टू जे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ना एक वेट का टेबल फाइंड करना है, ठीक है। अब कंप्यूट द टेबल ऑफ वेट, मतलब, और टेबल ऑफ वेट अगर तुमने यहाँ ऐसा लिखा तो भी ठीक है, या नॉर्मली जैसे तुमने लिखा कि टेबल डब्ल्यू ऑफ आई जे, यानी W(1) 0, W(1) 2, W(1) 3, ऐसे भी तुमने फाइंड किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीरो नहीं होगा यहाँ पे। W(1) 1, W(1) 2, W(1) 3, W(1) 4, तुमने ये भी ऐसा लिख लिया तो भी ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, वेट के मतलब जो वेट क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, हाँ, जितना फ्रीक्वेंसी है ना उसको ही वेट माना गया है। तो हम सबसे मतलब जो डायगोनल ये है, तो डायगोनली क्या होगा, 1 1 का वेट कितना है, मतलब की फ्रीक्वेंसी जिसकी सेल्फ फ्रीक्वेंसी 1 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, 2 2 की 2, 3 3 की 6, 4 4 की 3, 1 से 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इन दोनों का सम 4 + 6,
1 से 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 से 3 की फ्रीक्वेंसी होगी 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12। तो तुम्हें ये सब यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि मतलब 1 से 2 की 4 + 2, 1 से 3 की 4 + 2 + 6 12, 1 से 4 की 15। तुम्हें ये सब तुमने अगर एक टेबल में फिल कर दिया ना तो तुम्हें आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो तुम ये डब्ल्यू का भी टेबल बनाओ। उसके बाद तुम्हें टेबल बनाना होता है कॉस्ट का। मतलब वो सर्च करने के लिए, वो एलिमेंट सर्च, वो की सर्च करने के लिए तुम्हें कितनी कॉस्ट आई है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो तो बेस के तो एक कंडीशन होती है बेस केस की कॉस्ट ऑफ सेल्फ एलिमेंट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब 10 को सर्च करने के लिए कॉस्ट कितनी आएगी? 4, वही तो है उसकी कॉस्ट। ठीक है, मतलब वो तो जनरल है। तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 1 4, कॉस्ट ऑफ 2 2 2, कॉस्ट ऑफ 3 3 6, कॉस्ट ऑफ 4 4 3। तो हमने एक ये बना है टेबल कॉस्ट का। और कॉस्ट में भी हम लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। और डायगोनली क्या रहेगा? 4 2 6 3। और नीचे वाले एलिमेंट्स हमें भरने नहीं होते, ऊपर वाले एलिमेंट्स हमें भरने होते। अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 1 2, मतलब सी ऑफ 1 एंड 2 हमें निकालना है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है सी ऑफ आई जे इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ आई जे प्लस। अब इन दोनों में से ना हमें मिनिमम निकालना पड़ता है कि मिनिमम ऑफ कॉस्ट आई कॉमा आर -1 प्लस। अब यहाँ पे ना एक थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला, यहाँ पे ना r-1 और r+1 लिखा है और r=1 से स्टार्ट किया है। अब कई जगह क्या होता है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आर प्लस सिर्फ आर ही लिखते हैं। तो मैं एक बोलूँगा कि आप ना एक ऋषभ गोयल नाम का एक यूट्यूब चैनल है, ऋषभ ऋषभ गोयल ऐसा ही कुछ था नाम उसका। तो उस यूट्यूब चैनल पे जाके ना ये ओबीएसटी वाला एग्जांपल देखो। उसने ना बहुत बढ़िया और सिंपल तरीके से समझाया है। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट देखा मैंने इस नोट्स में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो फॉर्मूला ना इसकी जगह तुम अगर ये फॉर्मूला लिखोगे कि यार थोड़ा सा खाली पेज, हाँ ठीक है। अगर मैं फॉर्मूला देता हूँ वो देखो, हाँ, सी आई जे इक्वल टू मिनिमम ऑफ आई के जे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें के वैल्यू पे, हर एक जगह पे के की वैल्यू के हमें ये फाइंड करना होता है सी ऑफ आई कोमा के-1 प्लस सी ऑफ के कोमा जे। और इसको इसके साथ ऐड करते हैं वही सेम डब्ल्यू ऑफ आई कोमा जे। तो ये वाला फॉर्मूला अगर तुमने याद रखा ना तो सिंपल जाएगा। और तुम्हें ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के की वैल्यू आई से लेके जे तक तुम्हें हर एक जगह, यहाँ पे आई एक्सक्लूसिव है और जे इंक्लूसिव है। तो यहाँ पे तुम्हें के की वैल्यू लिखनी होगी, मतलब जैसे कि सी ऑफ 1,3। तो यहाँ पे कितना होगा के, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होगी? एक बार के आएगा 2, एक बार के आएगा 3, एक बार के आएगा 2, एक बार के आएगा 3। और हमें फाइंड करना पड़ेगा सी ऑफ आई कितना है 1, के-1। के क्या था यहाँ पे 2, 2 - 1 1। सो सी ऑफ रुको यार, सी ऑफ 1,1 प्लस सी ऑफ के 2, 2, 3। ये मैक्सिमम है क्या, ये नंबर ये मिनिमम है, ये मिनिमम है क्या? सी ऑफ 1,2 प्लस सी ऑफ 3,3। तो यहाँ पे तुम्हें देखना है कि मिनिमम वैल्यू किस के पे मिलती है और उस के की वैल्यू भी तुम्हें डिनोट करके रखनी पड़ती है। के की वैल्यू रूट होती है और वो भी तुम्हें डिनोट करके रखनी पड़ती है। ठीक है, तो इसने ये किया है, मतलब अगर मैंने देखा नहीं कैलकुलेशन सही है क्या गलत है, लेकिन होगा शायद सही तो होगा। तो बाय यूजिंग तुम दिस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या कुछ नहीं ऋषभ गोयल की वीडियो देखो, या अगर मेरी वीडियो चाहिए तो कमेंट में डालो कि वीडियो बनाओ भाई।
मैं पेन पेपर के साथ एक और मतलब बढ़िया सी एक वीडियो बनाता हूँ ये सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो फाइनली तुम और एक बात बताता हूँ कि तुम्हें अब अगर तुम टेबल यहाँ पे आ गए हो, ठीक है, और अब क्या करना है तुम्हें, तो हमें तुम्हें देखनी है कि मिनिमम कॉस्ट कितनी है 1 4 की, मतलब 1 से 4 में जाने के लिए तुम्हें सर्च करने के लिए कॉस्ट कितनी लगने वाली है 26, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ से ना कभी कभी बोला जाता है कि इसका ट्री निकालो, तो अब 26 का अब तुम्हें क्या करना होता है कि इसके साथ ना तुम्हें जो हमने के लिखा था उसका भी उसकी भी वैल्यू डिनोट करके रखनी पड़ती है, मतलब किस के पे तुम्हें 26 मिला है। अब यहाँ पे 26 वैल्यू यहाँ से कहाँ से आई है देखो कि मतलब अब यहाँ से सब ट्री ऑफ साइज 26 एक 14 एंड W4 14। अब इसने भी वैल्यू सॉल्व नहीं की है, सीधा डायरेक्टली ली है, तो उसके साथ ना तुम्हें के की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती। देखो तुम एक बार ना ऋषभ गोयल का वीडियो देखो, तुम्हें वहां से सब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब समय भी नहीं है हमारे पास, तो हम लेते हैं नीचे वाला क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल ऑन मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन। तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि हमें ना A1 से लेके A1 A2 ऐसा डॉट 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 ए से AN तक ए होता है, मतलब एक मैट्रिक्स दिया है और उसका चेन ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। तुम्हें ना ऐसा इस जगह पे ब्रैकेट डालने हैं जिससे नंबर ऑफ कैलकुलेशन इजी हो जाए या मतलब आसान हो जाए। तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है जो हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। तो फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ एंड टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से एक ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहता है कि A1 A2 A3 A4 जो मैट्रिसेस है, और मैट्रिक्स के तुम्हें ऑर्डर दिए होते हैं कि 3/4 5/4 4/2 2/4, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या होता है कि यहाँ पे तो तुम्हें सबसे पहले तुम्हें क्रिएट एन अरे फ्रॉम एन ऑर्डर, तो 3 5 4 2 4, ठीक है। और इसको तुम ऑर्डर उसको तुम नंबरिंग दोगे, तो यहाँ की जो नंबरिंग है ना तुम्हें यहाँ से लिखना है D0 D1 D2 D3 D4, ठीक है। तुम्हें इस जो ऑर्डर है उनको नंबरिंग देनी है D1 D0 से D4 तक, ठीक है। मतलब 0 से स्टार्ट करना है और नंबरिंग देते जाना है, ठीक है। और होता है कि DP ऑफ आई जे इज अ मिनिमम कॉस्ट टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्सेस। तो हम एज्यूम करते हैं कि लेट DP ऑफ आई कॉमा जे क्या है, ए आई से ए जे तक कैलकुलेट करने वाली मिनिमम कॉस्ट है, ठीक है। तो हम स्प्लिट करेंगे, लेट स्प्लिट आई कॉमा जे एट इंडेक्स के वेयर ऑप्टिमल स्प्लिट ऑकर्स। तो बेस केस तुम ये याद रखो कि डीपी ऑफ आई कॉमा आई कितना होता है 0 होता है, मतलब डायगोनल वाले मैट्रिक्स के वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना है ये वाला फॉर्मूला कि डीपी ऑफ आई कॉमा जे क्या है कि मिनिमम आई से बड़ा है के, तुम्हें यहाँ पे भी मिनिमम फाइंड करना है, और यहाँ आई इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए मतलब इंक्लूसिव ए, और यहाँ से है जे तक, ठीक है। तो फॉर्मूला है डीपी ऑफ आई कॉमा के प्लस के प्लस 1 कॉमा जे, ठीक है। प्लस प्लस तुम ये याद रखो या सिर्फ याद रखो कि डीपी डी ऑफ I-1 इंटू डी के इंटू डी जे। अब यहाँ पे ना P बोलो या D बोलो सेम ही है, तो जो I-1 की वैल्यू के एंड जे वाली वैल्यू तुम्हें ये तीन वैल्यू लेने हैं, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ठीक है। और अगर तुमने ये वाला फॉर्मूला याद रखा ना तो सभी क्वेश्चंस इजी है। तो यहाँ पे तुम्हें ना यहाँ के आई पे इंक्लूसिव लेना है और यहाँ पे एक्सक्लूसिव लेना है, ठीक है। तो तुम्हें जैसे हमने वहाँ पे सॉल्व किया था कि जस्ट लेट्स एग्जांपल फॉर, अब यहाँ पे ना 1,2 के लिए आसान है कि 1,2 के लिए क्या होगा, मतलब यहाँ पे भी सेम ही है, मतलब जैसे कि 1,2 पे क्या होगा 1 एंड 2, तो 1 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। यही तो कंडीशन थी हमारी, 1 1 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। यहाँ पे भी तो के यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 2 वो भी हो जाएगा 0। तो अगर मतलब
एक कंडीशन तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम सीधा एक ही फॉर्मूला यूज़ करो और पैटर्न देखो और जल्दी से सॉल्व करो। तो तुम्हें सीधा D-1 डी के एंड डी जे का मल्टीप्लिकेशन करना है। या तुम इसको ना ऐसे समझ सकते हो कि सीधा वैल्यू में तुम्हें बता दो कि कैसे निकलना है। तो D 1 से 2 है, तो 1 से 2 में क्या करना है, 3, 5, 4 का तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 से 3 में क्या करना है, 5, 4, 2 का करना है। ठीक है, 3 से 4 में क्या करना है, 4, 2, 4 का करना है। ठीक है, मतलब थर्ड एलिमेंट से जाके नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट तक नेक्स्ट 3 को डायगोनल्स के ऑर्डर वाली वैल्यू लेके तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना है और वैल्यू तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, वो तुम्हें टेबल में ऐड करनी है। और फिर जब आएगा 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, तो तुम्हें ना यहाँ पे दो के के लिए सॉल्व करना है, मतलब के इक्वल टू 1 के लिए, के इक्वल टू 2 के लिए। तो तुम्हें ए रिस्पेक्टिवली सॉल्व करके तुम्हें आएगा 70 तो मिनिमम दोनों का ही 70 है, तो एक की बात हो गई। अब यहाँ पे 2 और 4 के लिए, तो यहाँ पे 2 इंक्लूसिव होती है, तो 2 इंक्लूसिव है तो फॉर के इक्वल टू 2 एंड के इक्वल टू 3, 4 एक्सक्लूसिव होता है तो वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो वैल्यू आएगी 112 और 80। सिमिलरली तुम्हें हर एक के लिए सॉल्व करना पड़ता है। जब 1 और 4 रहेंगे तो तुम्हें के की वैल्यू 3 जगह पे सॉल्व करना है और उसका मिनिमम लेके वो वैल्यू सेव करनी है। तो फाइनली एक कुछ ऐसा टेबल आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि अगर ये टेबल आने के बाद तुम्हें अब क्या करना है, देखो कि ये जो है ना 94, ये किस के पे तुम्हें 94 मिला था, तो 94 तुम्हें मिला था इस के इक्वल टू 3 पर। मतलब यहाँ पे के कितना था, 3। अब तुम ना के का सेपरेट टेबल निकालो या इसी टेबल में ना के की वैल्यू अगर टॉप में लिखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें इससे क्या समझा कि हमें A1 A2 A3 A4 हमें थर्ड वाले एलिमेंट में हमें स्प्लिट करना है उसका, मतलब यहाँ पे हम एक स्प्लिट करेंगे तो एक ए ब्रैकेट हो जाएगा, एक ए ब्रैकेट हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे हम 1 से 3 में क्या है, 70 का के कितना है, तो यहाँ पे 70 का के कितना है, 1 और 2 दोनों भी है, मतलब तो के इक्वल टू 2 पे है, मतलब शायद ये के इक्वल टू 2 पे है। मतलब हमें 1 और 3 में फिर से 2 के जगह एक बार स्प्लिट मारना है। तो ठीक है, अब देखेंगे 60 वाला, 60 हमें कब मिला, 60 हमें मिला, 60 हमें कहाँ पे मिला है, मतलब पहले ही मिला था। ठीक है, इसमें क्या मतलब, अब 60 जान दो ना। यहाँ तो यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट है। तो फाइनल ये कैसे होगा, A1 ए इंटू A2, इसका होल मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, A3 के साथ, और उसका फिर होल मल्टीप्लिकेशन तुम्हें करना है A4 के साथ। तो ये होगा फाइनल तुम्हारा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कितने हैं, जो टेबल में हाईएस्ट वैल्यू होती है, मतलब वो कॉर्नर वाली वैल्यू, तो यही होता है तुम्हारा नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, दैट इज 94। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, सिर्फ ना जो मैं फॉर्मूले दे रहा हूँ वो तुम्हें फॉर्मूले सब याद रखने हैं, और तुम बस होगा इतना ही इस चैप्टर में, वो तुम्हें याद रखने हैं, उससे तुम्हें सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। और हर बार तुम्हें ना टेबल बनाना है, टेबल के साथ कंपेयर करना है, टेबल में वैल्यू डालनी है, ये याद रखो। और बी काम, बी पेशेंस, और मतलब धीरज के साथ पेपर सॉल्व करोगे ना तो सभी आसान है। इसके साथ ना अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट तुमने पूछा तो एक फॉर्मूला याद रखो, C(i, j) इक्वल टू C(i-1 j-1) प्लस C(i-1 j), मतलब i-1, j। तो एक फॉर्मूला है बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला, ये भी अगर पूछा एग्जाम में तो देख लो एक बार, बुक यहाँ पे शायद वो डिकोड में मिल जाएगा तुम्हें। और ओवरऑल बस इतना ही है चैप्टर में। अगर तुम्हें और कुछ सीखना है तो मेरे को कमेंट में डालो, बताओ, हम उस पर वीडियो लाएंगे। शाम तक बताओ जल्दी से कि अगर किसी और प्रॉब्लम को तुम्हें डिटेल वाला नोटबुक वाला सोल्यूशन चाहिए तो। और उसके साथ ही तुम ऋषभ गोयल का वीडियो चेक कर सकते हो। तब तक बताओ कोई अगर डाउट है तो। चलो फिर, तब तक ओके बाय, चलो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।